अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेमेस्टर 6 का एक न्यू चैप्टर या न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। और बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये एक्चुअली इंटरनल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, थोड़ी सी उनको चीज़ें मुश्किल लगती है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि आप इनके ऊपर वीडियोस बना दें। हालांकि ये इंटरनल सब्जेक्ट है, आपके कॉलेज वाले आपसे पेपर लेंगे, लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियोस में हम इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा जो है वो पेपर के हवाले से हम बात करेंगे। बाकी अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो उन पे हम फिर बाद में वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे और जब हमें टाइम होगा। अभी हमने जस्ट पेपर के हवाले से समझने और चीज़ें, खैर मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली समझा सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। ये आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, बायो का मतलब हमें पता है लाइफ, यहाँ पे हम मेडिकल फील्ड में उसका यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, ठीक है। आप क्या करते हो, ये एक किस्म का मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स कैसे हैं कि आप कोई रिसर्च करते हो, किसी जगह से आप डेटा लेते हो, ठीक है। यानी कुछ बीमारी के बारे में, कुछ लोगों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया। तो सबसे पहले ये आपका कलेक्शन, ठीक है। फिर उस जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप क्लासिफाई करते हो, उसको क्लासेस में डिवाइड करते हो, कौन से लोग इसमें सही है, कौन से बीमार है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो वो आप क्लासिफाई करते हो। फिर आप एनालाइज करते हो, उसकी जांच पड़ताल करते हो, ठीक है। फिर उसको आप एक समरी बनाते हो कि ओवरऑल मैंने जितनी भी चीज़ें की उसका मेरे पास रिजल्ट क्या आया, और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका रिजल्ट दे के जो है पब्लिश करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ये हम ऐसे, मतलब कलेक्टिंग से लेके इंटरप्रेटिंग तक जितना भी प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स है, ये हम एक मेडिकल मैथमेटिकल फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड में जब हम ये करते हैं तो इसके लिए हमारे पास अपने फॉर्मूले, अपनी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो इनको हम मैथमेटिकली शो करते हैं और उसमें मीन, मीडियन और मोड और ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। और उससे हमें जो है वो रिजल्ट आ जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। सिंपली अगर हम आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें कि जब हम कोई भी डेटा लें और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सिंपल यही चीज है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी आप जो है जैसे कि आपको एग्जांपल बताया गया, पेशेंट्स अटेंडिंग अ क्लिनिक, के एक क्लिनिक में आप काम कर रहे हैं और वहां पे एक दिन में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप उन सब का डेटा लेते हो और फिर लास्ट में आप बताते हो कि इतने पेशेंट आए, इतने, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आए तो 100 में से 20 को डायबिटीज है, 30 को मलेरिया है, 50 को जो है वो एनीमिया है। तो आपके पास ऐसे 3 क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है, जब आप इनको 20, 30, 50, ये टर्म्स मैथमेटिकल चीजें हैं ना, मतलब नंबर्स है, मैथमेटिकल चीजें हैं। जब आप इसको इस तरह शो करते हैं कि 20 डायबिटिक, 30 मलेरियल एंड 50 आर एनेमिक, तो ये जो आप नंबर शो करते हो ये स्टेटिस्टिक्स है, सिंपल, ठीक है। इसमें फिर हम मीन और एसडी वगैरह जो है वो डेटा में मालूम करते हैं, फिर वो क्या चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमने स्टैटिस्टिक्स समझना है, ओके। फिर स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप क्या कह सकते हो कि समराइजेज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ डेटा सेट, ठीक है। यानी कि एक एक जो डेटा है उसको मेनली वो समराइज करता है, उसकी तफसील बताता है, ठीक है। कि एक एवरेज क्या आएगा, फॉर एग्जांपल एक जैसे मैंने आपको बताया कि 100 पेशेंट्स है, तो अगर उसमें से आप 50 एनीमिया वाले पेशेंट्स ले रहे हो तो उनका एवरेज क्या आ रहा है, यानी उसमें एनीमिया का जो लेवल है वो क्या है, ठीक है। आप जस्ट डेटा लेते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो,
तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। इसमें हम रेंज, एसडी, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, आप कह सकते हो कि इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं, एक एक चीज़ का नतीजा, प्रेडिक्शन निकालते हैं किसी भी लार्जर पॉपुलेशन के हवाले से, ठीक है। एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया, आपने उसमें बीमारियां मालूम की, फिर आप उसका नतीजा निकालते हो फार्मूले वगैरह लगा के, ठीक है, जिसमें एनालिटिकल टेस्ट आता है, टी टेस्ट आते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट आते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम उसका एक प्रेडिक्शन, एक फार्मूला निकालते हैं, और इसमें हम लार्जर पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि मेक प्रेडिक्शन और इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ डेटा। आप एक सैंपल लेते हो, यानी 100 में से 10-20 बंदों को लेते हो और उन्हीं को देखते हुए फार्मूले वगैरह लगा के उनका एक रिजल्ट हम निकालते हैं, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर, यूजिंग सर्वे डेटा फ्रॉम 500 रेजिडेंट्स टू एस्टिमेट द एवरेज इनकम ऑफ सिटी पॉपुलेशन। यानी 500 लोगों की आबादी, आप जाते हो, 500 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, 500 लोगों का इनकम आप देख रहे हो, उन सब का अपने मीन निकाला और फार्मूला निकाल के आपके पास एवरेज आया जो, ठीक है, तो वो मतलब आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, यानी कि एवरेज इनकम लोगों की कितनी है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, बहुत आसान है, खैर ये तो समझना इतना कोई मुश्किल नहीं। फिर आते हैं हम लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हो तो इसमें अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, कभी हम डेटा सही नहीं लेते, कभी हमें सही डेटा मिलता नहीं है, कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी हम जिस तरह काम करना चाहते हैं या जिस तरह हम चीज़ें चाहते हैं उस तरह मिलती नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे मसले होते हैं कि हमें रिजल्ट सही से नहीं मिलते और स्टैटिस्टिक्स में मसले आ जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आप स्टैटिस्टिक्स में फेस करेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सबसे पहले नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, यानी जो आप चीज़ें या जो आप डेटा लेते हो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, कभी कभी आपको गलत डेटा भी मिलता है, इनकम्प्लीट डेटा या इनएक्यूरेट डेटा मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका डेटा सही होता है। दूसरा, डजेंट रिवील कॉजेशन, यानी आप डेटा जो लेते हो तो उसमें आप जस्ट, यानी आप किसी बीमारी के बारे में लोगों का नंबर मालूम करते हो, ठीक है, तो आप जस्ट बीमारी क्या बताओगे, उसके कॉजेज, वो सारी चीज़ आपको स्टेटिस्टिक्स में पता नहीं चलेंगी। जस्ट आप एक बीमारी के बारे में बता रहे हो बस, कि इतने लोगों में ये बीमारी है, उसके कॉज और वो सारी चीज़ें आपको स्टेटिस्टिक्स में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ डेटा, यानी आप अगर बहुत अच्छा डेटा लेते हो तो शायद आपका रिसर्च और आपके स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अगर आप एक पुअर डेटा लेते हो, अनरिलायबल है, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन, वही बात, रिजल्ट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड और मैनिपुलेटेड लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। क्या आपने कई छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा रिजल्ट और पूरा कंक्लूजन जो है वो ख़राब हो सकता है। और लिमिटेड context, statistic may miss the broader context और qualitative aspects of a situation, यानी आप जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकते इसमें, इसमें आप हमेशा एक छोटे पैमाने पे काम करते हैं, लेकिन उसमें भी अक्सर डिफरेंट मसले आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, आइटम्स और डेटा, यानी कोई भी आप चीज़ लेते हैं ना, उसकी जितनी तादाद है वो पॉपुलेशन है, सिंपल यही चीज़ हम बात करते हैं। कोई भी आप चीज़, आप इंसानों की बात करते हो तो इंसानों में से आप, फॉर एग्जांपल, एक जगह पे 1000 लोग रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है, ठीक है। आपके पास हाथ में 10 बाल पॉइंट्स है तो वो बाल पॉइंट की पॉपुलेशन है, ठीक है। एक जगह पे 1000 जो है वो डॉग्स है तो वो वहाँ की पॉपुलेशन है। कोई भी चीज़ जिसका नंबर हो वो उसका पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताए कि स्टूडेंट्स इन स्कूल, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं वो पॉपुलेशन, स्कूल की पॉपुलेशन। एक शहर में कितने लोग रह रहे हैं, एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है काम कर रहे हैं,
वो सारा का सारा जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है वो हम स्टडी करते हैं। फिर आते हैं इसके बाद सैंपल। सैंपल यानी कि पॉपुलेशन से आप एक खास ग्रुप उठाते हो, वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन का सैंपल कहलाएगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी कोई चीज़ बना रही है, आप समझो कि वो कोई स्वेटर बना रही है, ठीक है। तो आप कंपनी में जितने स्वेटर बन रहे हैं वो सारा का सारा पॉपुलेशन, लेकिन आप अगर किसी को वो बेचना चाह रहे हैं तो आप सारे के सारे स्वेटर तो नहीं दिखाओगे ना, एक दो स्वेटर दिखाओगे। तो एक दो स्वेटर जो होंगे वो उसका, उस पॉपुलेशन का क्या होगा, उसका सैंपल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक आबादी से, जहाँ पे एक 1 लाख लोग रहते हैं, आपने उनमें से 500 लोगों को लिया, तो ये 500 लोग आपके लिए उस आबादी का सैंपल हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, यानी कि सैंपल हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो हमने सैंपल लेना है वो किस तरीके से लेना है, तो उसके आपको कुछ तरीके बताए, तरीके जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग और ये तरीके करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, बताया गया है, या पढ़ लीजिएगा, मैं आपको तरीका कार बताता हूँ कि इसमें करना कैसे है और क्या किस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई पॉपुलेशन है, कोई आबादी है, उसमें से आपने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से, ये रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। रैंडम आपने कोई काम कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से आपने 10 सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपने कोई रूल कुछ नहीं बनाया, बस आपने 10 बंदे को उठा के मतलब अपने पास ले लिया, ये क्या है, आपका रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आता है दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम एक तरीका कार बनाते हैं और उस तरीका कार के थ्रू अपना सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप एक जगह पे जाते हो जहाँ से आपने सैंपल लेना है, और उस जगह पे आपको मिलते हैं 12 घर। 12 घर है, तो 12 घर में से आपने 4 घर सेलेक्ट करने हैं। अब आप सोचेंगे कि 4 घर में ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करूं, तो वो तो रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा, लेकिन हमने रैंडम की बात नहीं करनी, हमने सिस्टमेटिक की बात करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम एक तरीका कार अपनाएंगे जिसके थ्रू हम 12 में से 4 घर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हर तीसरा घर उसमें हम सेलेक्ट करेंगे, 2 को छोड़ के तीसरा, फिर 2 को छोड़ के तीसरा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 12 में से 4 घर आ जाएंगे। तो इसमें आपने क्या किया, एक रूल बनाया, एक सिस्टम अपनाया जिसके थ्रू आपके पास 12 में से 4 घर आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम एक आबादी को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप्स में, ठीक है। पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे हमें नहीं समझ आ रहा होता कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो इसीलिए हम जितनी आबादी होती है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उन सब ग्रुप्स में से फिर हम जितने हमें चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने स्ट्रेटा यानी कि कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया, और फिर उन्हीं ग्रुप से हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि वो हमें समझ आए। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को अलग किया, फीमेल्स को अलग किया, मेल्स को अलग किया, ठीक है। और इसी तरह जितने भी आप उसमें ग्रुप्स बना सकते हैं वो आपने बना लिए, ठीक है। एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उनके बॉडी शेप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। और फिर हर ग्रुप में से आपने 2-2, 3-3 बंदों को सिलेक्ट किया जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी जो आपको इजी हो, जिस तरह आपको इजी हो वो आप करें। फॉर एग्जांपल 100 लोगों में से आपको 5-10 बहुत ज़्यादा इजीली मिल रहे हैं, तो आप उन्हीं उन्हीं को ले लेते हो, ये आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी तरह क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में आबादी को हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जब हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हर ग्रुप में इक्वल लोग होने चाहिए। जैसे 12 लोग है, तो 12 लोगों के आप अगर 6 ग्रुप बनाएंगे तो हर ग्रुप में 2-2 लोग आएंगे, फिर उन 6 में से आप 2 या 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये क्या कहलाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सैम्पलिंग के अंदर कुछ इश्यूज भी आते हैं। सैम्पलिंग कैन प्रेजेंट वेरियस इश्यूज दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी रिजल्ट। यानी आप जब सैम्पलिंग गलत तरीके से करते हो
तो जाहिर है आपका जो स्टडी रिजल्ट आएगा, रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत हो सकता है, उसमें कोई ना कोई मसले हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सैम्पलिंग में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, उसमें एक है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस मतलब ये कि when the sample is not representative of the population leading to skewed or biased result, यानी आप जो सैंपल ले रहे हो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी एक आबादी में आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो जो बाकी आबादी से नहीं मिल रहे, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक 100 लोगों में निमोनिया है, ठीक है, और वहाँ की आबादी है 500, तो जो 100 लोगों की निमोनिया है वो आपने नहीं लिए, बाकी 500 जो 400 सही लोग हैं उसमें से आपने लिए, ठीक है। तो वो पूरी आबादी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा आपके पास आएगा कि ये जो मैंने लोग लिए थे ये तो बिल्कुल ठीक है, इस आबादी में कोई एनीमिया या मसला है ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं, असल में वो मसला है लेकिन आपने सैंपल ऐसा लिया था कि जिसमें वो मसला नहीं था, तो इसलिए आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। इसको हम सैम्पलिंग बायस कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस का मतलब क्या होगा, व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल डू नॉट रिस्पॉन्ड और पार्टिसिपेट, जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं एज ए सैंपल आपने लिए वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या आपका जो आपको जो रिस्पॉन्स जिस तरीके से देना चाहिए आप उनसे जो सवाल करते हैं वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, ये नॉन रिस्पॉन्स बायस कहलाता है। इसी तरह सैंपल साइज। सैंपल साइज अ स्मॉल सैंपल साइज कैन लीड टू अनरिलायबल रिजल्ट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कम आबादी, यानी आबादी बहुत बड़ी है और आप उसमें से कम सैंपल लेते हो, 1000 लोगों में से आप 2 लोग सेलेक्ट करते हो तो बहुत कम सैंपल है ना, तो इसी बेस पे आपका रिजल्ट भी खराब होगा, गलत होगा, ठीक है। या अगर आप बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसमें आपके क्या होंगे कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। इसी तरह सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब इफ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट फेवर सर्टेन आउटकम्स द रिजल्ट में नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन। वही बात कि सिलेक्शन, आपने गलत लोगों को सेलेक्ट किया, जिन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए या जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू काम करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा इश्यूज दैट अफेक्ट, वही बात के कौन कौन से मसले और आ सकते हैं, जैसे कि अंडर कवरेज। अंडर कवरेज व्हेन अकर्स व्हेन सम ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट इंक्लूडेड। वही बात कि जिनको इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि जिन लोगों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जिन बीमारी के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उनको आपने या तो बहुत कम लिया या लिया ही नहीं, ठीक है। तो अंडर कवरेज आ गया, यानी आपने उनको कवर नहीं किया कंप्लीटली, ठीक है। तो वो मसला कर सकते हैं आपके रिजल्ट में। इसी तरह रिस्पॉन्स बायस अराइज व्हेन पार्टिसिपेंट प्रोवाइड इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। किसी को एनीमिया है लेकिन वो आप जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो आपको कहीं नहीं, हमारे घर में किसी को नहीं है। किसी को पोलियो की बीमारी है लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे घर में नहीं है। किसी के बच्चों में कोई ख़ानदानी मसला, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स बायस है, यानी आप जो चीज़ लेना चाह रहे हो, जो आप मालूम करना चाह रहे हो, लोग आपको वो बताती नहीं है, आपको गलत बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा सैम्पलिंग फ्रेम एरर जो है, व्हेन द लिस्ट या सैंपल फ्रेम जो है आपका फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट। ये वही बात कि जो आप सैंपल ले रहे हो वो असल में उस आबादी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मसले हो सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव और स्पेसिफिक सैंपल। यानी आपने आबादी में दो तीन लोग बीमार थे, आपने उन्हीं को सेलेक्ट किया, आपने उनका रिजल्ट बनाया कि हाँ ये आबादी में ये मसला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन असल में वो मसला 2-3 लोगों में है, बाकी आबादी में तो है ही नहीं। यानी आपने 2-3 लोगों का मसला पूरी आबादी पर अप्लाई किया, आपने एक छोटे से मसले को ओवर जनरलाइज किया, ठीक है। तो उनमें वो चीज़ नहीं है लेकिन आपके रिजल्ट के मुताबिक उनमें है। तो ये आपने एक छोटे से मसले को, या एक मसला जो बहुत कम लोगों में है,
आपने उस मसले को पूरी आबादी के ऊपर अप्लाई किया, पूरी आबादी के ऊपर जनरलाइज किया, इस चीज़ को हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, और ये भी आपके रिजल्ट्स खराब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह हम आते हैं डेटा पे। डेटा आपको पता है डेटम वर्ड से निकला हुआ है। डेटम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। आप इंफॉर्मेशन तो लेते हो, इंफॉर्मेशन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंफॉर्मेशन है, आप अगर उर्दू में लिख रहे हो वो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप अगर उसको मैथ में लिखो तो वो भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं यानी नंबर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स के हिसाब से हम उसके कैटेगरीज बनाते हैं, या तो वो प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा जो आपने खुद लिया हो, यानी आप खुद जाके इंक्वायरी करते हैं फील्ड में, आप लोगों से पूछते हैं, लोग आपको डायरेक्टली बताते हैं, तो ये प्राइमरी डेटा कहलाएगा। आपने किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया है। ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हो, आप बीमारी के बारे में मालूम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो जो है आप जब एक खास पर्पस के लिए खुद ही इंक्वायरी करके डायरेक्टली डेटा लेते हो, वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन में डिटेल ज़्यादा होती हैं, कंप्लीट होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, यानी अच्छा डेटा होता है ये। ठीक है, अच्छा, फिर आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी कि आप किसी और एजेंसी से लेते हो, किसी और ने पहले काम किया हुआ है। ठीक है, आपको खुद काम करना है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, या आप सुस्त हैं, नहीं जा रहे उस जगह पे, तो आप किसी दूसरे का डेटा लेते हो। ठीक है, जो कि उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है और वो आपको मुश्किल मतलब पड़ता है। ठीक है, आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क। इसी तरह हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल यानी किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके खसूसियात क्या है। ठीक है, कोई चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ की क्वांटिटी, वो क्या क्या हो सकती है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। जिस तरह हमने बात की स्टेटिस्टिक्स की ना, वो जो इन्फ्रेंशियल और क्वालिटेटिव स्टेटिस्टिक्स की हमने बात की, इसी तरह हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि किसी चीज़ का आप उसको आप कैसे ऑब्जर्व करते हो या कैसे मेजर करते हो, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स के फिर दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, या क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल कह सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल हम नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यानी उसको हम नंबर में नहीं लेते। ठीक है, जैसे हम लेते हैं जेंडर, किसी का कलर, किसी की नेशनैलिटी। ठीक है, किसी का क्वालिटी, जॉब, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम नंबर में नहीं लिख सकते। यानी जेंडर, मेल फीमेल को आप नंबर में तो नहीं लिख सकते ना, मेल को आप क्या लिखोगे नंबर में। ठीक है, या फीमेल को नंबर में कैसे लिखोगे। ठीक है, या किसी का किसी की नेशनैलिटी, या किसी की जॉब, किसी का कलर, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटी बताते हैं आपको चीज़ का। जैसे कोई बंदा जो गोरा है, मतलब उसकी स्किन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, कलर की क्वालिटी क्या है। कोई बंदा जो कि काला है तो वो भी क्वालिटेटिव है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाएंगे, जिसको आप नंबर्स में नहीं ले सकते हो, बल्कि आप उसका कोई खासियत, कोई मेजरमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन देखते हो। ओके, इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो होंगे उसको आप नंबर में लेते हो और एक ख़ास रेंज होता है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, आप टेम्परेचर को नंबर में लिखते हो, जैसे हम लिखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर आप बीपी, तो बीपी का एक ख़ास रेंज होता है कि इतना से इतना हो तो नॉर्मल है। जैसे हम 120/80 लेते हैं, 115/70 हो, 75 हो तो भी हम नॉर्मल, 125 130 हो तो भी नॉर्मल काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका एक रेंज है और उस रेंज को हम नंबर्स में शो करते हैं, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में फ़र्क कर पाते हो तो फिर उसके भी मज़ीद दो मतलब टाइप्स हैं। जैसे क्वालिटेटिव डेटा को आप देखते हो तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के सब टाइप्स होते हैं दो, जैसे कि एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। ठीक है, फिर इसमें क्या फ़र्क होता है, जैसे कि क्वालिटेटिव में अगर नॉमिनल देखते हो तो उसमें हम ज़्यादातर नेम्स, इन से आप नेम याद रखें, यानी हम नेम, लेबल, कैटेगरीज वगैरह देखते हैं। ठीक है, और उसको आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते कि ये किस ऑर्डर में, जैसे हम पेन
पेन का हम ऑर्डर, जब आप किसी मरीज से पूछते हो कि आपको दर्द किस तरह हो, तेज हो रहा है, कम हो रहा है, सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है ना, तो उसके हम कैटेगरीज बनाते हैं। नॉमिनल वेरिएबल जब आप लेते हो तो उसमें आप कैटेगरीज नहीं बना सकते, तो जब आप किसी चीज की कैटेगरी नहीं बना पाओगे वो नॉमिनल वेरिएबल होगा या नॉमिनल डेटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की जॉब है, ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन में आप उसकी कैटेगरी तो नहीं बना कि आपकी जॉब माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ये तो नहीं कह सकते ना, यस या नो कह सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर नॉमिनल में आपके पास जो जवाब आएगा वो यस या नो में आएगा। या आपके पास जॉब है, यस और नो, ठीक है। आप गवर्नमेंट सर्विस में है, यस या नो। आपका बिजनेस है, यस या नो। आप टीचर है, यस या नो। तो ये सारी चीजें यस या नो में उसका जवाब आएगा, ये नॉमिनल डेटा आप कह सकते हो उसको। इसी तरह ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो है आप उसको ऑर्डर में अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो और उसमें वैल्यूज के बीच में डिफरेंसेस होंगी, यानी उसके कैटेगरीज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हो कि सिवियरिटी ऑफ कफ, किसी बंदे को खांसी हो रही है, तो खांसी बहुत ज्यादा है, कम है, दरमियाना है, कैसी है, ठीक है। तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये उसका क्या है, ये उसके कैटेगरीज है। तो ये जब आप इस तरीके से लिखते हो, ऑर्डर में लिखते हो ना, तो ये ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। इसी तरह इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर है, मिडिल है या अपर क्लास है, ये भी क्या है, ऑर्डिनल स्टेटस है। आप पेन लिखते हो तो पेन भी माइल्ड, मॉडरेट और इस तरह होता है, ठीक है। तो ये भी ऑर्डिनल डेटा में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में भी दो टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स, जिसको हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो कंटिन्यूस में हमारे पास जो नंबर आएंगे, क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर बस कंटिन्यूस चलते जाएंगे, ठीक है, उसका कोई खास लिमिट मालूम नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये कंटिन्यूस स्टेट है, यानी कि कंटिन्यू है, ठीक है, चलता जा रहा है। सो इट इज कंटिन्यूस डेटा आप कह सकते हो। और डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं कि एक फाइनाइट नंबर होंगे, आपके पास 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों के 10 नंबर होंगे, यानी 1 2 3 से लेके 10 तक होगा, ठीक है। ये एक डिस्क्रीट डेटा है जिसमें आपके पास पॉसिबल कुछ वैल्यूज आ रही हैं, कुछ पॉसिबल नंबर आ रहे हैं, काउंटेबल नंबर्स है, ठीक है। ये डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। तो डिस्क्रीट डेटा वो डेटा जो फाइनाइट हो, और कंटिन्यूस डेटा जो इनफाइनाइट हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह वेरिएबल्स के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क होता है, सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट बताता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इज कलेक्टेड मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर, ठीक है, कि जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो किसी चीज के नतीजे में नहीं आ रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बंदे को डायबिटीज का मसला है या उसको रिस्क है, तो वो जो रिस्क है वो किस तरह, जेनेटिक फैक्टर है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो रिस्क फैक्टर है, उसी की वजह से उसको क्या होगा, डायबिटीज हो सकता है। तो जो रिस्क फैक्टर है वो इनडिपेंडेबल है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी वजह से डायबिटीज होगा, तो डायबिटीज इन रिस्क फैक्टर की वजह से हुआ, मतलब डायबिटीज उन चीजों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डायबिटीज डिपेंडेंट फैक्टर होगा, और जिन चीजों की वजह से हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जैसे हम कहते हैं कि हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीजेस किस किस वजह से होती हैं, तो जो उसकी वजूहात है, जो रिस्क फैक्टर्स है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की वजह से जो बीमारी या जो मसला हो रहा है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जो बीमारी है वो उस चीज की वजह से है ना, तो वो बीमारी उन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट का जो नतीजा आएगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो नतीजा आएगा वो डिजीज या जो आउटकम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और जो जिस चीज की वजह से आ रहा है वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है और वो लोगों को विटामिन सी के कुछ डोजेस दे रहे हैं, जो कि 40 साल से अबव लोग हैं, 100 लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये क्या करेंगे,
50 people will be given a daily high dose of vitamin C and 50 will be given a placebo pill over a period of, यानी कि 25 साल तक कुछ लोगों को विटामिन सी के हाई डोजेस दिए जाएंगे और कुछ लोगों को जस्ट प्लेसिबो यानी कि विटामिन सी नहीं होगा उसमें, कुछ ऐसे अदर टैबलेट्स दिए जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट देख लीजिएगा, प्लेसिबो पिल का मतलब यानी आपको लगेगा कि विटामिन सी है लेकिन वो होता नहीं, बस एक शुगर वगैरह होता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि 25 साल बाद देखेंगे कि विटामिन सी डोज की वजह से उनके लाइफ स्पेन में कोई फर्क आया है या नहीं, यानी उनके जिंदगी पर उसका कोई असर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जो हम डोज दे रहे हैं ना वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट है, और उसके रिजल्ट में जो कुछ होगा लाइफ स्पेन वो क्या होगा। तो जो हम दे रहे हैं विटामिन सी वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका जो नतीजा आएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो जो डिपेंडेंट है वो विटामिन सी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो इसीलिए हम उसमें ये देखते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको और बताए गए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्चर क्वेश्चन। आर बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न ऑफ मदर एक्सपोज टू स्मोकिंग लोअर देन दोज हुज मदर्स आर नॉट एक्सपोज, यानी जो मदर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग कर रही हैं उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका लो बर्थ वेट होता है, और जो स्मोकिंग नहीं कर रही उनका बर्थ वेट जो है वो ठीक होता है, ठीक है। तो उसमें से स्मोकिंग की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसके नतीजे में जो हो रहा है कि लो बर्थ वेट के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह बाकी चीज़ आपको बताई गई हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसमें लास्ट में कुछ असाइनमेंट्स है, एक दो हल किए हुए हैं, उसके बाद एक दो आपके लिए होमवर्क है। तो काइंडली अगर आप वो मुझे बता देंगे कमेंट्स में या उसको हल करने की कोशिश करें खुद से, तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया है, पढ़ लीजिएगा। अ रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर्स इन कराची। कराची में एक बंदा रिसर्च कर रहा है और वो देखना चाह रहा है कि एक पॉपुलेशन में लोग जो है वो कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। उसने 10,000 लोगों का एक सैंपल लिया और उसने देखा कि 10,000 लोगों में से 42% लोग स्मोकर्स हैं, यानी 10,000 लोगों में से कुछ 4,200 लोग क्या है, स्मोकिंग कर रहे हैं, 42%। तो यहाँ पे आपको नीचे फिर कुछ सवाल दिए गए हैं कि व्हाट वाज द रिसर्चर पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन क्या थी। तो पॉपुलेशन में यहाँ पे आपको कराची बताया गया है कि कराची की जो है वो आबादी में देखना चाह रहे हैं, तो मतलब कराची की पॉपुलेशन यहाँ पे इसका जवाब, ठीक है। दूसरा, व्हाट वाज द रिसर्चर सैंपल, रिसर्चर ने कितने लोगों को लिया, कितना सैंपल उसने लिया, 10,000 लोगों को लिया, ठीक है। व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, उसमें रिसर्च क्या देखना चाह रहा था, तो वो स्मोकिंग या एडल्ट स्मोकर का एक परसेंटेज देखना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट वाज रिसर्च डीलिंग विद, और फिर उसको मतलब किस चीज़ के साथ वो डील कर रहा था, स्मोकिंग के साथ, ठीक है। व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, किस चीज़ का इंटरेस्ट क्या था, स्मोकिंग में था। व्हाट वाज द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर, और फिर उसमें रिजल्ट क्या आया, एस्टिमेट क्या आया। तो यहाँ पे आपको जवाब बताए गए हैं, ये देखें, आपको सारे सारे जो है वो जवाब बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। आगे आपको कुछ और ये बताए गए हैं, ये एक और आपके पास सवाल है, इसका जवाब भी है, लेकिन वो जवाब मैं आपको शो नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका भी आपने जवाब खुद ने, यहाँ पे आपके पास ये होमवर्क और ये उसके फिर से सवाल, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको और चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी। पहली दफ़ा में शायद आपको इतना अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, और एक चीज़ जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आती है, ठीक है। सो काइंडली देख लीजिएगा और इसको रिपीट कीजिएगा, और जो भी पॉइंट आपको समझना है वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड लिख लें, ये चीज़ें अपने पास लिख लेंगे तो जो आप चीज़ें लिखते हो तो फिर आपको अच्छी बेहतर समझ आती है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट the first chapter of biostatistics. So thank you for watching, take care, bye bye.